नमस्कार सभी साथियों को। आज हमारे आपके सामने जो टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर का है। उत्तर छायावाद में हम लोग पढ़ रहे थे जिन कवियों के बारे में, उनमें से एक प्रमुख कवि रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर छायावाद को साथियों हम सभी जानते हैं कि दो भागों में से हम बांटते हैं। एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा, दूसरी जो काव्य धारा है वो प्रणय मूलक काव्य धारा, जिनमें हरिवंश राय बच्चन जैसे कवियों के नाम आते हैं। तो आज हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों में जाने जाते हैं। आइए देखते हैं। दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के मुंगेर जिला कौन सा है? तो जिला मुंगेर है। मुंगेर जिले के एक गांव का नाम है सिमरिया घाट। इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया घाट में हुआ था। ये गांव है, यानी बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट गांव के एक साधारण किसान परिवार में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की थी और केवल बीए तक की शिक्षा ग्रहण करके इन्होंने कई सारे पदों को सुशोभित किया, जिनमें से क्रमशः आइए हम जानते हैं। तो ये हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक रहे तथा बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद को इन्होंने भी सुशोभित किया। बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार के पद को इन्होंने सुशोभित किया। दूसरा क्या था? तथा बिहार सरकार के प्रचार विभाग के उप निदेशक बनाए गए। ध्यान दीजिएगा, क्या बनाए गए? उप निदेशक बनाए गए। इसके बाद मुजफ्फरपुर कॉलेज, कहाँ पर? मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष बनाए गए। हिंदी के विभागाध्यक्ष बनाए गए। 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1952 में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि राज्यसभा का सदस्य भी इन्हें बनाया गया था। तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर भी इन्हें बैठाया गया, या उप कुलपति के पद पर इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई। भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार भी रहे। भारत सरकार के हिंदी के सलाहकार रहे। 1956 में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बनाए गए। कब बनाए गए? 1956 में राष्ट्रभाषा आयोग के सदस्य बनाए गए। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर रह करके काम किया। आगे बात करते हैं। दिनकर जी ने कविता और गद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई, या इन दोनों क्षेत्रों में इन्होंने लेखन कार्य किया। दिनकर जी की पहली कविता 1924 में जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी। उस पत्रिका का नाम था छात्र सहोदर, और ये पत्रिका पाक्षिक थी। इस पाक्षिक पत्रिका छात्र सहोदर में इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। तो याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी पत्रिका थी? तो छात्र सहोदर थी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इसका प्रकाशन कब हुआ? 1924 में ये कविता छपी थी। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, किस पत्रिका में छपी थी? तो ये छात्र सहोदर, ये चीज़ आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं। दिनकर जी के कई सारे उपनाम भी देखने को मिलते हैं। तो इन्हें अधैर्य का कवि कहा जाता है। आइए बात करते हैं, इनके उपनामों पर चर्चा करते हैं। इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपसे पीजीटी 2010 में पूछा गया है। अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। और आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आग और राग का कवि भी रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। ओज और पौरुष के कवि क्या है?
ओज और पौरुष के कवि भी कहा जाता है। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। ओजस्वी और राष्ट्रीय भावनाओं के कवि भी कौन कहे जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी कहे जाते हैं। गंभीर कवि किसे कहा जाता है? तो गंभीर कवि भी रामधारी सिंह दिनकर जी कहे जाते हैं। गंभीर कवि ये कब कहलाए? जब इन्होंने कुरुक्षेत्र की रचना की थी। इन्होंने एक रचना की थी कुरुक्षेत्र। जब कुरुक्षेत्र की रचना किया तब ये गंभीर कवि के रूप में जाने गए या गंभीर कवि ये कहलाए। समय और सूर्य भी इन्हीं का उपनाम मिलता है। मौन त्याग सिंहनाद भी इनका एक उपनाम मिलता है और मौन त्याग का सिंहनाद काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा दिया गया एक इनका उपनाम है। तो इन उपनामों से रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं। इनको आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए आगे जानते हैं। कहा जाता है दिनकर जी का पूरा जीवन काल जो है साहित्य को समर्पित रहा और इन्होंने कई सारी रचनाएं लिखी जो कि हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन्हीं में से एक रचना है उर्वशी। उर्वशी इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना रही। 1872 में, कब? 1872 में दिनकर जी को उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर 1872 में मिला। उर्वशी को कामाध्यात्म की रचना माना गया है। काहे की रचना माना गया है? कामाध्यात्म की रचना माना गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिनकर जी की किस रचना को कामाध्यात्म की रचना माना गया है। तो उर्वशी को कामाध्यात्म की रचना माना गया है। बात किया जाए कि उर्वशी की कथा कितने अंकों में विभाजित है, तो उर्वशी की कथा 5 अंकों में विभाजित है। ये भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दूसरी चीज कही जा रही इसके बारे में, कथोपकथन की पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। दिनकर जी स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं? दिनकर ने कहीं पर स्वयं कहा है कि उनका मन रसवंती में बसता है। यद्यपि, क्या कहा उन्होंने? उनका मन रसवंती में बसता है, यद्यपि लोकप्रियता उन्हें हुंकार से मिली है। काय से मिली है? उन्हें लोकप्रियता हुंकार से मिली है। अगला, उर्वशी की रचना इन्हीं दोनों के तनाव की सृष्टि है। किनके दोनों के तनाव की सृष्टि है? रसवंती और हुंकार, इनकी 2 रचनाएं हैं। एक मिनट, हाँ, ये जो रचनाएं पिछली हैं, रसवंती और हुंकार, इन्हीं दोनों के तनाव की सृष्टि है, रचना है। ठीक। उर्वशी की बात करें, इसमें उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा को वैदिक तथा कालिदासीय स्रोतों से ग्रहण किया गया है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा को किन स्रोतों से ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वैदिक तथा कालिदासीय स्रोतों से, वैदिक तथा कालिदासीय स्रोतों से ग्रहण किया गया है उर्वशी और पुरूरवा की प्रणय कथा को। उर्वशी के हमने बताया कि इसकी कथा को 5 अंकों में बांटा गया है। तो इसके पहले अंक में क्या है? पहले अंक में आइए समझते हैं। इसे याद रखने के लिए आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो कि उर्वशी की कथा को 5 अंक चाहे समझ लो, चाहे 5 वर्ष, अगर 5 वर्ष के रूप में आप समझोगे तो बहुत मज़े से याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से। तो हम ये समझते हैं कि उर्वशी एक प्रेमिका है और पुरूरवा एक प्रेमी है। ठीक। इनके मिलन की प्रेम कहानी रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचना उर्वशी में बहुत ही तन्मयता के साथ रची है। और इसके पहले अंक में, यानी पहले साल में जब मिलन होता है, पहले अंक को आप समझ लीजिए, पहले वर्ष में प्रथम बार जब
इनका मिलन होता है। तो देखिए कहाँ पर मिलन होता है, किस प्रकार से मिलन होता है वो हम समझेंगे। यानी पहली बार जब मिले, यानी उर्वशी और पुरुरवा। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें पुरुरवा की राजधानी, कहाँ की, पुरुरवा की राजधानी क्या है, प्रतिष्ठानपुर है। प्रतिष्ठानपुर के एक जगह है नंदकानन। कहाँ पर, पुरुरवा की राजधानी है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर के नंदकानन में अप्सराओं का क्या होता है, अवतरण होता है भाई। क्या होता है, अप्सराओं का अवतरण होता है, यानी अप्सराएं अवतरित होती हैं, अप्सराएं स्वर्ग से आती हैं। कहा जाता है अप्सराएं बड़ी सुंदर होती हैं। अब देखिए माहौल कैसा था, अप्सराओं का अवतरण हो गया। इसी माहौल में उर्वशी और पुरुरवा भी वहाँ पर रहते हैं और दोनों में क्या होता है, मिलने के बाद इनमें आपस में प्रेम हो जाता है। तो यानी पहली बार जब मिले, पहले अंक में हम आसानी से याद कर लेंगे, यानी प्रथम साल में या पहले अंक में, जैसे भी आप याद कर पाओ कि पहली बार जब मिले कहाँ, पुरुरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर के नंदकानन में कौन मिलते हैं, उर्वशी और पुरुरवा। तो इनमें क्या होता है, प्रेम का सूत्रपात होता है। ये पहले अंक में है, देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। आइए अगले अंक में हम देखते हैं क्या है। अब द्वितीय अंक को हम समझेंगे कि दूसरे साल। अब दूसरे साल देखो क्या होता है, एक साल यूं ही बीत गया, मिलन हो गया। मिलन होने के बाद ये सिलसिला चलता रहा, उर्वशी और पुरुरवा मिलते रहे। फिर अगले साल, एक साल ऐसे होते करते बीत जाता है। अब द्वितीय अंक को दूसरा साल हम समझ लेते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। दूसरे साल में उर्वशी और पुरुरवा के बीच में क्या होता है, देखिए पुरुरवा की राजमहिषी यानी राजमाता, ठीक, राजमाता का नाम था औसी नरी। औसी नरी को पुरुरवा की प्रणय कथा यानी प्रेम कहानी का समाचार राजमाता जी को मिलता है। और जैसे ही ये समाचार राजमाता को मिलता है, बहुत ही आग बबूला एकदम क्रोधित हो जाती हैं, उद्विग्न हो उठती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया। यानी ये दूसरे साल, एक साल बाद पता चला, यानी दूसरे साल राजमाता को पता चलता है, यानी द्वितीय अंक में हम आसानी से याद कर लेंगे। फिर आइए तीसरे साल यानी तृतीय अंक की बात करते हैं। तृतीय अंक का है ये तीसरा साल के लिए आसानी से समझ लेंगे। अब उर्वशी की कहानी का तीसरा साल आता है या तीसरा अंक आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें प्रणय लीलाओं की उन्मुक्त विवृत्ति के साथ, अब देखिए बात पता चल गई राजमाता को, औसी नदी को। अब क्या हुआ, इसमें कहा जाता है कि प्रणय लीला यानी उनका जो प्रेम था, उनका जो प्यार था, उन्मुक्त विवृत्ति के साथ उससे पार जाने का। अब यानी भाई इसको किसी हद तक पहुंचाया जाए, या प्रेम हुआ अब आगे बढ़ा, यानी उनका शादी विवाह कुछ किया जाए, ऐसा प्रावधान होने लगा। यानी कि अब इससे निकलो भाई, अब आपने मिलना जुलना कर लिया, अब हम आपकी शादी करेंगे। तो क्या हुआ, उससे पार जाने का, जीवन की चरम उपलब्धियों का समारोहपूर्ण चित्रण किया गया है तीसरे अंक में। अर्थात या यूं कह लीजिए कि तीसरे साल उर्वशी की क्या हो गई, शादी हो गई। क्या हो गई, समारोहपूर्ण चित्रण किया गया है। और समारोहपूर्ण क्या होता है, शादी विवाह समारोह के साथ होता है, याद रहेगा। तीसरे साल उर्वशी की शादी हो गई, ऐसे याद रख सकते हैं। और चौथे अंक में, अब यानी चौथे साल में क्या है, चौथे साल में देखिए अब क्या आता है, उर्वशी को एक शिशु, उर्वशी क्या करती हैं, उर्वशी को एक यानी कि शिशु उत्पन्न होता है, एक बालक को जन्म देती हैं। ठीक, उर्वशी क्या होती हैं, एक बालक को जन्म देती हैं। और बालक को जन्म देने के बाद उर्वशी उसे पालन के लिए, लालन पालन के लिए कहाँ छोड़ आती हैं। पहले आप जानते हो ऋषियों मुनियों के आश्रम में बच्चों को छोड़ दिया जाता था, वहाँ उनका लालन पालन होता था और शिक्षा दीक्षा ऋषियों के आश्रम में ग्रहण करते थे। तो ध्यान देंगे, उर्वशी अपने छोटे बच्चे को च्यवन ऋषि, एक ऋषि जिनका नाम था च्यवन, इनकी पत्नी सुकन्या के पास पालन हेतु सौंप देती हैं। ये बात किसमें है, चौथे अंक में, यानी चौथे साल में उनको ये कहानी बताई गई है इसमें। अब आइए पांचवा अंक जो कि लास्ट अंक है,
इस रचना का। उर्वशी के पंचम अंक, किस अंक में? पंचम अंक में। अब क्या होता है, पुत्र को वो सौंप आई थी, अब पुत्र वापस भी आएगा 5वें अंक में, जाहिर सी बात है। ये कौन है? सुकन्या। सुकन्या कौन है? च्यवन ऋषि की पत्नी। च्यवन ऋषि की पत्नी सुकन्या उर्वशी तथा पुरुरवा। कौन? उर्वशी और पुरुरवा के पुत्र आयु, पुत्र का क्या नाम था? आयु को लेकर के आती हैं कहाँ? प्रतिष्ठानपुर आती हैं। और अब आगे क्या होता है? भरत मुनि के श्राप से, भरत मुनि के श्राप के फलस्वरूप, क्योंकि भरत मुनि का इनको श्राप रहता है, उसके फलस्वरूप अब ये अदृश्य हो जाती हैं। कौन? सुकन्या। तथा पुरुरवा संन्यास ले लेता है। यहीं पर उर्वशी की कहानी समाप्त हो जाती है। ये 5वें अंक में ऐसा दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आसानी से आपको ये उर्वशी के 5वें अंक में किस अंक में क्या, किस बात का उल्लेख किया गया है, आपको आसानी से याद हो जाएगा। वीडियो को आप 1-2 बार और देख लीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उन रचनाओं के बारे में आपको जानना है और पूछी जाती हैं। प्रणभंग, इसका प्रकाशन 1930 में होता है। प्रणभंग इनका पहला काव्य संग्रह है। कैसा है? प्रणभंग इनका प्रथम काव्य संग्रह है, फर्स्ट काव्य संग्रह इनका है। कौन सा? प्रणभंग। और दूसरी इनकी रचना है रेणुका। देखिए समय काल नहीं पूछा जाएगा, इस पर आप मत परेशान होइएगा। दूसरी रचना है इनकी रेणुका। और रेणुका के संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह का जो कथन है, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार रेणुका ने दिनकर को लोकप्रिय बनाया। बच्चन सिंह के अनुसार रेणुका ने दिनकर को लोकप्रिय बनाया। अगली इनकी रचना है हुंकार। बताया था यद्यपि दिनकर को लोकप्रियता इस रचना से मिली, किससे मिली? हुंकार से मिली। किससे मिली? हुंकार से मिली। और इसके संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इसे राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा। इसे राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह कहते हैं। इसे वैतालिक का जागरण गान भी कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण बात है, पूछा गया है। दिनकर जी की किस रचना को वैतालिक का जागरण गान कहा जाता है? तो वो इनकी रचना कौन सी है? हुंकार है, आप याद रखेंगे। हाहाकार जैसी रचना इसी में संग्रहित है। इनकी एक रचना हाहाकार है, वो किस में संग्रहित है? तो हुंकार में संग्रहित है। इसमें एक पंक्ति भी है जो हमने यहाँ पर लिख दी है, तिमिर ज्योति की समर भूमिका मैं चारण मैं वैताली। तिमिर ज्योति की समर भूमिका मैं चारण मैं वैताली। अगली इनकी प्रमुख रचना है रसवंती। अगली इनकी कौन सी प्रमुख रचना है? रसवंती। और रसवंती एक श्रृंगारिक रचना है, याद रखिएगा। कैसी रचना है? एक श्रृंगारिक रचना है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। द्वंद्व गीत। द्वंद्व गीत, इसमें जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है। कैसे याद रहेगा? देखिए जीवन में आपके हमेशा द्वंद्व छिड़ा रहता है। हर व्यक्ति के जीवन में क्या रहता है? द्वंद्व छिड़ा रहता है। तो याद रहेगा द्वंद्व गीत में क्या है? जीवन जगत के रहस्यों को उभारा गया है द्वंद्व गीत में। कुरुक्षेत्र की बात करते हैं। कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है, पूछा जाता है ये कैसा है? तो प्रबंध काव्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यह द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। किससे है? द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका से प्रेरित है। इसमें युद्ध पर विचार किया गया है। किस पर विचार किया गया है? युद्ध पर विचार किया गया है। इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। इसे आधुनिक युग की गीता कहा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप याद रखिएगा। कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। यह मूलतः महाभारत की भीम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है। तो पूछा जा सकता है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना भीम युधिष्ठिर संवाद पर आधारित है? तो वो कुरुक्षेत्र है। इस रचना के बाद दिनकर, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, इसी रचना के बाद दिनकर जी क्या कहलाए? गंभीर कवि के रूप में जाने गए या गंभीर कवि कहलाए।
आइए अगली रचना के बारे अगली इनकी कौन सी रचना है वो हम देख लेते हैं। सामधेनी। सामधेनी इनकी प्रमुख रचना है। याद रखिएगा, समय काल नहीं पूछा जाएगा। नील कुसुम, ये भी महत्वपूर्ण रचना है। उर्वशी के बारे में विस्तृत हमने आपको बता ही दिया है। यह एक प्रबंध काव्य है। कैसा है? यह एक प्रबंध काव्य है और इसे गीत नाट्य भी कहा जाता है। अगली इनकी प्रमुख रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, और अगली महत्वपूर्ण रचना है आत्मा की आँखें, और इसके बाद आती है रश्मिरथी। रश्मिरथी यहाँ से पूछा गया है कि दिनकर जी की कौन सी रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है। तो रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित है और यह एक महाकाव्य है। मनुष्य और सर्प एक कविता है जो इसी काव्य संग्रह में संग्रहित है। मनुष्य और सर्प, क्या है कविता का नाम? मनुष्य और सर्प कविता इसी काव्य संग्रह में यानी रश्मिरथी में संग्रहित है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला, दिनकर जी के अन्य काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कोयला और कवित्त, मृत तिलक, हारे को हरिनाम, इम्पॉर्टेंट है हारे को हरिनाम, और दिल्ली, नीम के पत्ते, चेतना की शिखा, इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। सीपी और शंख, बारदोली की विजय, बारदोली विजय ये भी महत्वपूर्ण है। कलिंग विजय और हिमालय का संदेश ये महत्वपूर्ण है। धूप छां। इसके बाद आइए अगली रचना पर आते हैं। मिर्च का मजा, सूरज का ब्याह, भारत का रेशमी नगर। सूरज का ब्याह इंपॉर्टेंट है। भारत का रेशमी नगर भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनतंत्र का जन्म, नए सुभाषित, चक्रवाल, हिमालय, साथी ये इंपॉर्टेंट है। चलो कभी बन फूलों की ओर, इसको याद रखिएगा। गीत, अगीत, अनल किरीट, तब भी आता हूँ मैं, चांद और कवि, इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। विपथगा बहुत महत्वपूर्ण है। समर शेष है। और जवानियाँ, जवानी का झंडा, किसको नमन करूँ मैं, यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन रचनाओं को आप एक बार याद रखिए, देख लीजिएगा, याद रहेंगी। एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगी। तो ये आज का टॉपिक रामधारी सिंह दिनकर पर रहा, जैसा कि आपने देखा। इसके बाद हम रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख पंक्तियों के बारे में, एक थोड़ा सा हिस्सा छूट रहा है। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख पंक्तियों के बारे में हम आपको बताएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैसे मैंने जो लिखा है ये सब मेहनत की गई है। आप देख सकते हैं कि ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमने ऐसे नोट्स तैयार करके रखे हैं। अगर आप भविष्य में चाहेंगे तो इनको हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। और ये देखिए, ये सब मेरा ही लिखा हुआ है, पूरा देख पा रहे होंगे, ठीक। और इनके बारे में आगे जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां हैं, ये देखिए, ये पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के बारे में भी अगला वीडियो हम लेकर के आ जाएंगे, जो कि ये रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण ये सारी पंक्तियां हैं, और इन सभी पंक्तियों को हम लिखवा देंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। अगले वीडियो में आपके साथ हम पुनः मिलेंगे। थैंक यू।